आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की खास सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। राजनांदगांव महावीर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे चला प्रशासन का बुलडोजर, छोटे दुकानदारों में बढ़ा आक्रोश। दुकानदारों का आरोप, निगम प्रशासन के द्वारा रसीद शुल्क लेने के बावजूद भी की गई कार्रवाई। सावन के पहले सोमवार को मां पाताल भैरवी में उमड़ा भक्तों का जल सैलाब। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे भक्त, शिव के जयकारों से गूंजा परिसर। मशरूम खाने वाले हो जाइए सावधान, पैराफुटू खाने से एक ही परिवार के 13 सदस्य हुए बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां जोरों पर, 9 अगस्त को आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। आगामी 20 जुलाई को छुई खदान में समाज के प्रमुखों की होगी बैठक आयोजित। राजनांदगांव के लखोली वासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 2013 में रोड चौड़ीकरण में तोड़े गए थे घर, मुआवजा राशि नहीं मिलने का लगाया आरोप। सुर्खियों के बाद अब खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबर से, जहां जिले में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव महावीर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे गरीबों के दुकानों को उजाड़ा गया, जिससे छोटे दुकानदारों में आक्रोश भी देखने को मिला। प्रशासन ने राजनांदगांव महावीर चौक से गुरुद्वारा चौक तक सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। कुछ लोगों ने स्वयं अपने ठेले को हटा दिए, लेकिन अन्य लोगों को नोटिस दिया गया, वे स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटाए। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस छोटी सी दुकान से ही उनके घर का पालन पोषण होता है, लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा रसीद शुल्क लेने के बावजूद आज कार्रवाई की गई। इससे उनके परिवार के पालन पोषण में खतरा मंडरा रहा है। छोटे दुकानदारों में आक्रोश और चिंता भी बढ़ गई है और प्रशासन से न्याय की मांग भी कर रहे हैं। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी सर के निर्देश पे नगर पालिक निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस तारतम्य में ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है जो सड़क के बाहर है और जिसमें सड़क का यातायात प्रभावित हो रहा है, उसको भी हटाने की कार्रवाई लगातार 1 सप्ताह से जारी है। इसी सिलसिले में आज फ्लाईओवर के नीचे विगत 2 दिन से कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगभग ये भी आधा हो गया है। 1-2 दिन में पूरा फ्लाईओवर के नीचे की एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। स्थायी रूप से कई लोग यहाँ पर दुकानें बना दिए थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे दुकानें और स्ट्रक्चर थे जो स्थायी थे, उनको भी अभी हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की एक पहल है, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और पुलिस के साथ जो संयुक्त बैठक और नगर निगम के साथ बैठक हुई है और साथ में हमने यहाँ के व्यापारियों को भी बैठक में शामिल किया था, आम जनता को भी शामिल किया था और शहर के प्रबुद्ध लोगों का और व्यापारियों की ओर से ये विचार आया था कि यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये निर्णय हुआ था उस बैठक में कि जो सड़कें हैं, सड़कों पर लगाने वाली जो दुकानें हैं, फ्लाईओवर के नीचे जो अवैधानिक रूप से दुकान लगा रहे हैं, इन सबको हटा के व्यवस्थित करना है। इसी व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और नगर निगम के क्षेत्र में शुरुआत गुड़ाकू लाइन से हुई थी, उसके बाद जूनी हटरी, मानव मंदिर चौक, ये सब होते हुए अभी फ्लाईओवर में पार्किंग की व्यवस्था और ठेले पसरे वालों को यानी हड्डी वालों को इन सबको शिफ्ट करने की अभी व्यवस्था बनाई जा रही है। राजनांदगांव नगर निगम प्रशासन की बुलडोजर जो है फिर से अब शहर के बीच में फ्लाईओवर के नीचे में चलना शुरू हो गई है। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, लोग अपने छोटी छोटी जो ठेले हैं, दुकानें हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि निगम प्रशासन की जो बुलडोजर है वो चलना शुरू हो गया है। अब एक तरफ तो निगम अपनी यातायात सुरक्षा को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं जो लोगों में जो आप बीते जा रही है, जो लोगों की तकलीफें अब सामने आ रही है, उनसे भी बात करनी चाहिए। आप लोगों की दुकान है, कब से दुकान संचालित कर रहे हैं और किस प्रकार से अब निगम के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है? बहुत ज्यादा ही गंदा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, हम लोग ने रसीद भी कटवाए हैं। डेली का 100 रुपए लेते थे हम लोग, हमारे पास रसीद भी है। प्लस हमारे घर में पापा नहीं है, भाई नहीं है, हम 2 है, माँ बेटी। हमारी रोजी रोटी पूरा फैमिली हमारा इसी से पड़ रही है, पर बहुत गलत है। क्या बोल रहे हैं? किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आए थे? किसी से बात नहीं हुई, बस आए तोड़े।
तो फिर वो जो रसीद ले रहे थे वो क्या चीज का ले रहे थे? बोलते हैं हमारा कोई काम का नहीं है, फेंक दो बोले, हमने पूछा तो जब कोई काम का नहीं है तो फिर आपने उसको सहज करके क्यों रखे? 100 रुपए जो आप रोजाना की रसीद दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे? पता नहीं, उस समय बोले कि अनिवार्य है देना और देना ही पड़ेगा वरना दुकान हटाना पड़ेगा। अब बोलते हैं वो हमारा किसी काम का नहीं है। देखिए एक चीज, एक तस्वीरें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड आप बाहर आएंगे। मैं दुकान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दुकान में जो लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर बिजली के लिए जो व्यवस्था लगाई गई थी अस्थायी रूप से बिजली के मीटर लगाए गए थे, यानी कि साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है, ये भी माना जा सकता है कि विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर बिजली का बिल भी भेजा जाता था और बिजली के बिल जो घर के बिल आते हैं उससे अत्यधिक होते हैं। बिजली का बिल यहाँ पर कितना आता है? 2000, 1800, अभी मैं 1800 पटाई हूँ कल ही। 1 महीने का बिल? हाँ जी। देखिए कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से भी यहाँ से वसूली की जा रही थी, निगम प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर वसूली की जा रही थी। भाई साहब अभी आपका भी दुकान हटाया? जी हमारा भी दुकान है यहाँ पर। कब से आपको लेते हैं? अभी ये 2 महीना हो रहा है। कितना चालान कटाए? अभी नहीं कटा है, एक भी बार चालान। तो इस कार्रवाई पर आप संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई करना भी था तो पहले कहीं ना कहीं पे जितने भी है सब करीब रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, जैसे इनका था, ये विगत 1 वर्षों से लगा रहे थे। गोवर्धन भी है जो पिछले 35 वर्षों से लगा रहे थे। तो इनको एक ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थापन देना था एक जगह पे, उसके बाद ये कार्रवाई करना था। हमारे हिसाब से कार्रवाई अनुचित है। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप सड़क किनारे एक खाली वो जगह देख पा रहे होंगे, पहले ये सारी दुकानें उस जगह पर लगा करती थी। निगम प्रशासन के द्वारा वहां से कुछ वर्षों पहले दुकानों को हटवाया गया तो अस्थायी रूप से फ्लाईओवर के नीचे में इन दुकानों को स्थापित किया गया। यहाँ पर इनको भेजा गया है ताकि इनका जो व्यवसाय है वो यहाँ पर चल सके, चल पाए। अब यही देखा जा रहा है तो लोगों में जो है वो आक्रोश नजर में आ रहा है। पहले आपकी दुकान उस कोने पर लगा करती थी, अब वहाँ निगम की कई दुकानें बन चुकी है जो अभी तक के आवंटित नहीं हुए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं और अब फिर से आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हमको वहाँ से बिल्डिंग बना तो हमको वहाँ से हटा के यहाँ पर बैठा लग गया है, जगह दिया गया निगम द्वारा और उसके बाद किराया द्वारा ही दिया। हाँ, हम लोग निगम द्वारा दिया है। टैक्स भी काटते थे? टैक्स भी लेते थे 50 रुपया रोज का। 50 रुपए रोज का? वो दुकान वाले से 100 रुपए रोज का लेते थे? नहीं, पहले शुरुआत में 100 लेते थे, उसके बाद 50 कर दिया खुद ही। तो ये क्या है, अवैध वसूली है या रसीद वो कुछ काम आएगा? नहीं, रसीद है मेरे पास। कुछ काम आएगा? अब पता नहीं भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, निगम क्या बोल रहा है। उन दुकानदारों से हमने बात की है तो बोले कि अब वो अधिकारी बोलते हैं कि उस रसीद को फेंक दो, कोई काम करें। ये कैसा होगा? तो निगम का फर्जी है, तो निगम इतना बड़ा है क्या है? पहले आपकी दुकान वहाँ हुआ करती थी, फिर हटा करके यहाँ की है। अब कोई अलग से आश्वासन है कि कहीं पर आपको दुकान दिया जाए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहते। मतलब आप लोग ये रसीद देखिए, नगर पालिका निगम का रसीद बताया जा रहा है। तिवारी है ना, डेली नीड्स की दुकानें है, 50 रुपए की रसीद है ये। बिजली विभाग की अगर देखे जाए तो बिजली विभाग की तरफ से बिजली का बिल भी यहाँ पर 910 रुपए दिखा रहा है। अब विषय तो ये है कि एक तरफ निगम जो है अपनी भी रसीद काटती है, दूसरी ओर बिजली विभाग भी अपनी रसीद काटती है। मतलब दोनों तरफ से पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई लिखित या उचित इन डेली के दुकानदारों को नहीं मिल पाता जो कि अपनी दुकान को स्थायी रूप से लगा पाए। अब आखिरकार ऐसे सिचुएशन में, ऐसी समस्याओं से उनको समाधान पाने के लिए क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा, या फिर आज जो इनका रोजगार चल रहा है, इन रोजगारों से उनको बेघर होना पड़ेगा। देखिए एक डब्बे में यहाँ लगभग सैकड़ों की मात्रा में, आप देख पा रहे होंगे, सैकड़ों की मात्रा में यहाँ पर रसीद जो है ये निगम की रसीदें हैं। दुकानदारों द्वारा कहा जाता है कि अब ये रसीद को किसी भी प्रकार के कोई काम का नहीं है तो ये रसीद को फेंक दिया जाए या जला दिया जाए या जिस भी प्रकार से हो इस रसीद को डिसमेंटल कर दिया जाए। लेकिन ये तो बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो कार्रवाई कर रही है, एक तरफ सड़क की सुरक्षा को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर के जो उचित है ये करना ही चाहिए, मगर एक तरफ निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को ये भी सोचना होगा कि आखिरकार ऐसे कार्रवाई से जो प्रभावित लोग हैं उनका रोजगार कहां चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के लखोली कन्हारपुरी के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 2013 में रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनके घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी निजी जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि 2013 में जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अब फिर से उनके निजी जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं। निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन फिर से जबरन उनकी निजी जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश करेगा तो वे सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेंगे और न्यायालय के समक्ष जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार से लखोली वासियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजनांदगांव, लखोली और कन्हारपुरी के तरफ में 2013 में अतिक्रमण यानी कि सड़क निर्माण का काम करवाया गया था। अब 2013 के बाद 2025 में लोगों का आक्रोश यहाँ पर सामने जिला कलेक्ट्रेट के सामने में निकल करके आ रहा है। आखिरकार मामला क्या है जो 2013 से लेकर के अब तक के 2025 में आकर के थम गया है और लोगों का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। जी, आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुरेखा सोनकर। क्या मामला है कि 2013 में जो विवाद हुई थी उसको लेकर के आज 2025 में आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? ये है कि पिछले 2012-13 में टूटी थी सड़क, 1 रुपए किसी को मुआवजा नहीं मिला है। ठीक है, अभी और नाप के चले गए हैं 21 फीट 22 फीट 24 जितना लेना चाह रहे, बट उतने में तो हमारा घर जा रहा है ना, फिर रहेंगे क्या? हाँ, एक वही छोटा सा है हमारे पास जो भी है, अब उसको अगर तोड़ देंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, आप बताओ। क्या आप लोगों को पहले जो आए थे तोड़ने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, उनके द्वारा बातचीत की गई थी मुआवजे को? कुछ भी नहीं हुआ था मुआवजा वगैरह का, और नाइट में नोटिस दिए थे हमको और सुबह 6 बजे गाड़ी खड़ी हो गई थी टूटने के लिए। नाइट में नोटिस मिला और रात में सुबह 6 बजे हम लोग सो के नहीं उठे थे, अचानक से देखे क्या हो रहा है करके तो टूटना चालू हो गया था घर। कितने लोगों का घर प्रभावित? बहुत धुल्ले पूरा नाका से, लकोई नाका से कन्हारपुरी तक से। लगभग कितना घर हुई? बहुत घर हुई। मुआवजा की बात कर रही सरकार? मोजा नहीं करे रही, न दे भी नहीं रही से, मोजा दे भी नहीं रही से। टूरिस्ट बस से वे अब अभी नाप के चले गए लखोली नाका से पूरा कन्हारपुरी तक से। अब 2025 में किस प्रकार का मामला सामने में आ रहा है? लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर नाप जोक करने के लिए आ गए हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो सकती है? नाप जोक करने के लिए आए हैं, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि तोड़े मत उसको, नाली से नाली ले ले। सबसे यही रिक्वेस्ट है, तोड़े मत, नाली टू नाली ले लो, डिवाइडर बना लो आप खंबे वाला। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नेशनल हाईवे है या कहीं से कहीं जाएगा, क्योंकि बाईपास रोड ऑलरेडी है वहाँ पास, तो ऐसा कुछ है नहीं ना उसमें ऑप्शंस की डायरेक्टली कुछ हाईवे नेशनल निकलो उसमें ऐसा करके। क्या ये सच है कि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वहाँ पर जो बड़े रसूखदार हैं उन लोगों को वहाँ पर सुविधा पहुँचाने के लिए इस प्रकार के काम किया जा रहा है? जी सर, ये सच है। कौन है, ऐसा कुछ नाम बता सकते हैं? नाम मेरे को नहीं पता, बट बोल रहे हैं उधर ही कुछ मेडिकल वगैरह खुल रहे हैं कन्हारपुरी साइड, तो इसीलिए हमारा ये विनाश कर रहे हैं सब। अमीरों को बढ़ावा देने के लिए गरीबों का विनाश चल रहा है। देखिए, लखोली क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले को लेकर के 2013 में यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया गया था, जो कि लखोली से जंगलेसर की ओर जो मार्ग जाता है उसका सड़क का निर्माण करवाया गया था। अब निर्माण के बाद 2025 आ गया और 2025 में अब लखोली क्षेत्र के लोग यहाँ फिर जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए अपना ज्ञापन लेकर के कि बीते दिन उस क्षेत्र में निगम द्वारा और प्रशासन के द्वारा वहां पर टीम गई थी, नाप जोक की गई थी, नाप जोक करके वापस आए। अब लोगों को ये आशंका है कि फिर से वहां पर लोगों के आशियाने उजाड़ दिए जाएंगे। इस विषय को लेकर के जिला कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी बनती है तो गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है। लगातार शहरों में बुलडोजर चलते दिख रहे हैं। इसके पहले भी 2012-13 में रमन सिंह की सरकार थी, लखोली रोड को बड़ी मात्रा में चौड़ा किया गया था, लोगों के घर उजाड़ दिए गए थे, लोगों ने अपना खेत बेचा, लोगों ने अपनी दुकानें बेची, अपने गहने बेचकर वापस अपने घर का निर्माण करा। फिर वही स्थिति निर्मित की जा रही है कि उस रोड को चौड़ीकरण का नाम दिया जा रहा है, विकास का नाम देकर गरीबों के घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। लेकिन इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, माननीय उच्चतम न्यायालय तक, माननीय हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़े तो भी हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2012-13 में मुआवजा ही नहीं मिल पाया अभी तक। आज पूरे 12-13 साल हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पाया और फिर से विकास का नाम देकर सड़क चौड़ीकरण का बात की जा रही है, घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। शहर के विकास के लिए विभिन्न जो शहर की सड़कें होती है उसका एक जनरल परीक्षण होता है, सर्वे होता है कि क्या भविष्य में किया जा सकता है। अभी
ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसके संबंध में कोई ठोस अभी प्रस्ताव है। केवल एक इनिशियल सर्वे है और उसके बाद आई मीन सर्वे होने के बाद ही हमें वस्तु स्थिति पता चलती है कि कितना सरकारी जमीन है, कितना प्राइवेट जमीन है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार के का इस विषय में चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। एक बार सर्वे फाइनल हो जाएगा, उसके पश्चात सभी लोगों से, सभी जो प्रभावित होने वाले अगर होने वाले हैं या फिर अगर भविष्य में रोड स्वीकृत होता है या चौड़ीकरण होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और उसके पश्चात ही निराकरण होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मेढ़ा सिंगारपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने रोड चौड़ीकरण एवं जर्जर सड़क के नए निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अगर रोड चौड़ीकरण नहीं होगा तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन एवं चक्काजाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित है, लेकिन विगत वर्षों से इसकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। सड़क की खराब हालत के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत और नवीन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाए। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे आगे चलकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और साथ ही कलेक्टर साहब को सिंगारपुर मेढ़ा मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 अर्जुनी में चाय पीने का हमने न्योता भी दिया है। आके देखें कि वहां की सड़कों की क्या स्थिति है। आज सड़कें इतनी जर्जर हो गई है कि वहां पे चलना भी मुश्किल हो गया है। आज सिंगारपुर मेढ़ा, सिंघोला, कुर्सी पार, करेठी, बगमार, मोबट्टा, कोटरा सरार, झीका, दीवानबेड़ी ऐसे कई अनगिनत सड़कें हैं जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आते हैं, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कहें, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कहें, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहें। प्रशासन पूरी तरीके से गूंगी और बहरी हो चुके हैं, साथ ही शासन भी गूंगी और बहरी होकर चुपचाप सोई हुई है। इसमें कुछ सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है और कुछ जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी की है। तो जो सिंगोला से कुर्सी पार जो सड़क है जो पीडब्ल्यूडी की है वो उसका मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो चुका है और अपेक्षा ये है कि इस सप्ताह तक उसका मरम्मत हो जाएगा। और जो पीएमजीएसवाई का जो पार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्टर की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में वो है, उसका जो मरम्मत है वो शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। और अगर कोई इश्यू आता है तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का राशि होता है उसके तहत भी ये कार्रवाई और मरम्मत किया जा सकता है। खबर है छुई खदान गंडई से, जहां पर क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां जोरों पर है। वहीं 9 अगस्त 2025 को गंडई में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ की बैठक में निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारियों के प्रति जन जागरण करना है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 24 नवंबर 1994 को एक प्रस्ताव पारित कर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। वहीं आगामी 20 जुलाई को सभी समाज प्रमुखों की बैठक रखी गई है, जिसमें सभी समाज प्रमुखों को उपस्थित होने की अपील की गई है। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी और आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन गंडई में मां गंगा की पावन धरा पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिले में निवासरत गोंड समाज, कंवर समाज, बैगा समाज और सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जाएगा। अगर आप भी मशरूम खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फूड पॉइजनिंग की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पैरा में उगे फुट्टू की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 13 सदस्य बीमार हो गए। मामला डोंडी लोहारा क्षेत्र के ग्राम मुड़खुसरा का है। ग्रामीणों के अनुसार पैरा के ढेर पर फुट्टू उगाया था, जिसे महिलाओं ने तोड़कर सब्जी बनाई।
फुट्टू की मात्रा कम थी, इसलिए सभी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, लेकिन खाना खाने के करीब 2 घंटे के बाद एक एक कर सभी बीमार पड़ गए। वहीं परिवार के पुरुष सदस्य उस समय अपने अपने काम में व्यस्त थे और उन्होंने यह सब्जी नहीं खाई, इसलिए वे सुरक्षित है। महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक इसका असर हुआ है। वहीं बीएमओ ने कहा है कि सभी पीड़ितों को समय रहते अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि यह फुट्टू किसी जहरीले प्रजाति का भी हो सकता है, जिससे यह फूड पॉइजनिंग हुई है। हालांकि समय पर इलाज मिलने से सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बालोद जिले के डुंडीलिहारा ब्लॉक के ग्राम डारागांव निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तुलेश्वर की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। जवान दिल्ली से ट्रेनिंग पूरी कर पंजाब के जलंधर स्थित अपने यूनिट लौट रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ट्रेन से उतरते वक्त जवान का जो बैग है वो ट्रेन में फंस गया और संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद तुरंत उसके साथियों ने उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी तो मिल गई, लेकिन कुछ ही देर में तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं 2 दिन बाद सोमवार सुबह 7 बजे उनका पार्थिव शरीर रायपुर होते हुए उनके गृह ग्राम डारागांव लाया गया। रायपुर में श्रद्धांजलि देने के बाद आईटीबीपी के अधिकारी और जवान पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंचे। वहीं गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी के साथ विदाई दी गई है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां राजनांदगांव के प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सावन की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में भक्तों ने एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद मांगे। राजनांदगांव शहर के प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर स्थित शिवालय में सावन के पहले सोमवार को भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार को भक्तों ने एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। सावन के पहले दिन शिवालय में भक्तों की भीड़ भी काफी देखने को मिली। सभी भक्त अपने आराध्य देव की पूजा के लिए बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचे। सभी ने एक साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सावन मास में भक्त यहाँ दूर दराज से मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यह पूरा जो मंदिर का निर्माण है शिवलिंग के आकार में किया गया है, जो अपने ही आप में अनूठा है। पहली बात तो आप सभी को सावन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं हर साल अपने पूरे परिवार के साथ आती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुनहरा लगता है। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शंकर जी, नीचे राजराजेश्वरी माता और उनके नीचे पताल माता, सामने हनुमान जी, सबके दर्शन यहाँ पे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मेरा घर ही पास में है, तो मेरा यहाँ आना जाना हमेशा रहता है। और जब सावन होता है उस समय 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना और भी बहुत ही ज्यादा अनुभवी है। पारेश्वर महादेव, हाँ, पारदेश्वर महादेव भी है जो कि एक अलग जगह पे है। 12 ज्योतिर्लिंगों के छोड़ करके पारदेश्वर महादेव का अलग से दर्शन करने के लिए आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने अपने लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में सोमवार को 1 दिवसीय अवकाश लेकर नगर के अंबेडकर चौक में धरना दिया है। आपको बता दें कि संघ के बैनर तले जुटे कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और जल्द ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष करें, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आंदोलन पूर्णतः औचित्यहीन है। विश्वविद्यालय की कार्यशैली अपनी प्रक्रिया से चलती है। हम किसी भी कर्मचारी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे। कुछ कर्मचारियों के काम नहीं करने से विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित नहीं होता है। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज हम गैर शिक्षक कर्मचारी संघ अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर के 1 दिवसीय काम बंद कलम बंद करके आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें हमारी प्रमुख मांग जो है समयमान वेतनमान, समयमान में कार्योत्तर की स्वीकृति और पदोन्नति को लेकर के जो है, और इसके साथ भी हमारे जो है और भी अन्य मांग है, जिसको लेकर के आज हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रखर शरण सिंह, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ सत्या। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अगर हमारी मांग अभी भी पूरा नहीं होगी तो 17 तारीख से जो है हम अनिश्चितकालीन अपने आंदोलन को जो है कार्य पर रहेंगे। तो ये संघ पूरा संघ नहीं है,
ये एक संघ का छोटा सा भाग है जी। हमारे यहाँ 2 संघ हैं, तो ये उसका एक भाग है, खाली बहुत थोड़े से लोग हैं। और जो हड़ताल पे बैठे हैं उसका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। विश्वविद्यालय की अपनी प्रक्रिया है और वो उस प्रक्रिया से ही कार्य करता है। कितने लोगों की जरूरत है, 42 को निकाला, लगभग 12 लोग शायद रह गए हैं। जिनकी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं बुलाया जाएगा। और उन्हीं को बुलाया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय के लिए लाभप्रद होंगे और गुण वाले होंगे, गुणवत्ता उनके अंदर होगी, केवल उन लोगों को बुलाया जाएगा। और ऐसे लोग जो अभी विश्वविद्यालय में कार्य ना करते हुए उसके लिए अभिशाप बन रहे हैं, तो वो तो फिर अभिशाप ही हो गए, मैं समझती हूँ। और बाकी इनकी कोई भी जैसी मांगे, कोई खास मांगे है नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय को यहाँ के सभी कर्मचारियों का हित जो है वो सर्वमान्य है और उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, कार्यरत हैं और कर रहे हैं। लेकिन कोई केवल अपना ये दिखाने के लिए कि हमारे दबाव में ये काम हो गया या तुरंत करिए, अभी करिए, तो विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। अभी परीक्षा हो कर चुकी है, उसके परिणाम घोषित कर रहे हैं, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही, इतने सारे इम्पोर्टेंट टीचर्स चल रहे हैं जो कि इन सब छोटी छोटी चीजों से जाते हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव में भी उज्जैन की तर्ज पर महाकाल राजा चंद्रमौलेश्वर की भव्य पालकी यात्रा शहर में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। सावन के प्रथम सोमवार को आज शहर के काली माई मंदिर से गाजे बाजे एवं भक्ति गीतों के साथ यह पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भक्ति गीतों में झूमते नजर आए। बता दें कि यह पालकी यात्रा काली माई मंदिर से अग्रसेन भवन, आजाद चौक, सिनेमा लाइन होते हुए शहर के अन्य मार्गों से होते हुए गुजरी और कुआं चौक में समाप्त हुई। महाकाल भक्त नीलू शर्मा ने बताया कि जो भक्त महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नहीं पहुंच सकते हैं, उन भक्तों के लिए यहां महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोग भोलेनाथ का दर्शन कर सके। इस वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार में भी यह पालकी यात्रा निकाली जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा सावन को प्रथम सोमवार को मंगई के हाट बाजार से बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। यह 5वां वर्ष है और आप देख रहे हैं कि प्रथम सोमवार को आज बाबा की प्रथम सवारी निकली हुई है। मंगई के हाट बाजार से इसकी शुरुआत हो रही है और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कमालपाड़ा के लक्ष्मी मंदिर में इसका विश्राम होगा। सावन महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। बाबा महादेव और जो निश्चित रूप से इस सृष्टि को संहार करता है, पालन करता है, विघन करता है, ऐसे बाबा महाकाल को मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।